रमजेश तहरीन और आसिफ इस वक्त शराम तेज़ तेज़ कदमों की तरफ जनरल वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर फुरकान, आपको भी इस वक्त हॉस्पिटल से फायर किया जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें। रमजेश तहरीन और आसिफ किस्त 119 पार्ट 1। शराम तेज़ तेज़ कदमों की तरफ जनरल वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर फुरकान, आपको भी इस वक्त हॉस्पिटल से फायर किया जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें। शहराम ने डॉक्टर फुरकान की तरफ बढ़ते सर तो स्मार्ट लहजे में कहा, ओके सर, जैसे आप कहें। डॉक्टर फुरकान संजीदगी से कहता वहाँ से चला गया था। डॉक्टर आइजल को भेजे मेरे ऑफिस में। शहराम पास खड़ी नर्स से दफाज में कहते लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। शहराम अपनी आस्तीन कहनियों तक फोल्ड के अपने ऑफिस में तैशो अलम में चक्कर लगा रहा था। टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर उसने झंझलाते हुए ज़मीन पर दे मारा था। दिमाग आतिश फिशा मादे की तरफ फट रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। शहराम ने जबरे भेजते टेबल पर दोनों हाथ मारते हुए छुपते हुए गहरे सांस लिए। आइजल दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुई। शहराम खान की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो ऐसे ही टेबल पर दोनों हाथ रखे थोड़ा झुके गहरे सांस लेते सामने किसी गैर मरई नुक्ते को खोल रहा था। शहराम, तुमने मुझे बुलाया है? आइजल ने उसे देखते पूछा। शहराम अभी भी गहरे सांस लेता सामने देख रहा था। शहराम, इज इट ओके? आइजल ने उसके करीब जाते उसकी कलाई को छूते पूछा। शहराम ने अपनी कलाई पर आइजल का ठहरा हाल लब नीचे देखते आहिस्ती से उसके हिसार से छुड़ाया। क्या हुआ है? आइजल ने शहराम की सुर्ख आंखों में देखते पूछा। तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? शहराम ने आइजल की तरफ देखते सरदो स्मार्ट लहजे में इस्तफसार किया। आइजल उसकी बात और अंदाज पर गड़बड़ाई थी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो। आइजल ने लब काट दे शहराम की आंखों में देखता था। मतलब साफ है आइजल, तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? क्या चीज़ तुम्हें यहाँ रोके हुए? अब ये मत कहना कि तुम्हें इन पहाड़ों और यहाँ के रहने वालों से बहुत मोहब्बत है। तुम इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। शहराम ने आइजल की आंखों में देखते सच बर्फीले लहजे में कहा। मोहब्बत पहाड़ों में रहने वालों से नहीं, सिर्फ एक ही इंसान से। आइजल की आवाज़ भीगी थी। शहराम गहरे सांस लेता अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। लेकिन इस पहाड़ में रहने वाले इंसान को आपसे मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। शहनाम सर फीले लहजे में बोलते उससे 2 कदम दूर हुआ था। मेरी मोहब्बत की इतनी भी वैल्यू नहीं तुम्हारे नज़दीक कि तुम मुझ पर तरस खा सको। आयजल की भीगी आवाज़ पर शहराम एहसाया हंसा था। तुम पर तरस खाना मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन चुका है। आइजल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? किस तरह बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। मत गिराओ खुद को मेरी नज़रों में उठ ना सको। शहराम हलक के बल चीखा था। आइजल की आंखों से शबनम गिरती आरिस पर बही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी तुम्हें कभी मेरी वजह से कोई परेशानी हो। मैंने तुम्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट किया था, वजह सिर्फ तुम्हें पाना था, बहारे से बदला लेना नहीं था। जानता हूँ, हर बात जानता हूँ। उस रात तुम्हारा गर्दन पर छुरी रख के खड़े होना मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट करना था। तुम्हारा मकसद मुझे पाना था, मगर मैंने उस रात तुम पर तरस खाया था। तुम भी ये बात जानती हो। शहराम भड़का था। आइजल उसकी बात पर कुछ पल खामोश हुई थी। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। आइजल, समझने की कोशिश करो। मेरे लिए तुम वो लड़की थी जिसे मेरी बीवी ने सबके सामने बेइज्जत किया, जिसने अपना बाप खोया, जिसकी कुछ देर पहले इज्जत लुटते लुटते बची थी। मेरे लिए तो एक कमज़ोर लड़की थी। उस रात सिर्फ मैं तुम्हारे लिए मेरे दिल में दर्द ही दर्द था। ना मोहब्बत, इज्जत, ना कुछ और, सिर्फ हमदर्दी। शेराम की बातों पर आइजल की सिसकियां गूंजी थी।
मैं जानता हूँ मैं इस वक्त बेरहमी की हद तक सच बोलकर आपका दिल दुखा रहा। मुझे अंदाज़ा है आइज़ल, ये सब कुछ मुझे बहुत पहले करना चाहिए, कर लेना चाहिए था कि आप इस हद तक जाते ही ना कहीं मेरी नरमी ने आपको इस हद तक पहुँचाया कि आप उस रात गर्दन पर चाकू रख कर खड़ी हो गई। मुझे एहसास है डॉक्टर आइज़ल, मुझे एहसास है डॉक्टर आइज़ल, मेरी वजह से ये सब हुआ, मुझे एहसास है। शहराम टेबल पर मुक्का मारता गर्राया था। आइज़ल के रोने में इजाफा होता। तुम्हारी गलती नहीं शहराम, तुम्हारी नरमी सिर्फ अपनी दोस्त के लिए थी, ये सिर्फ एक बीमार लड़की के लिए। जिसके पास उसका कोई नहीं था। गलती मेरी है शहराम, मेरी खुद गर्ज मोहब्बत ने मुझसे ये सब करवाया। जब तुम उस रात मुझसे निकाह नहीं करने आए, चाहती तो मौत को गले लगा सकती थी, मगर मुझे एहसास हो गया था तुम्हें मेरी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता तो तुम ज़रूर आते। मुझे एहसास हो गया था तुम बहारे से बहुत मोहब्बत करते हो। सारी रात एक ही जज्बा मेरे अंदर पंपता रहा, हसदो जलन रकाबत का, बहारे से तुम्हें छीन लेने का। जानते हो शहराम खान, उस रात चीख चीख कर बहारे को बद्दुआएं दी थी। तुम उससे छिन जाओ, अगर तुम मेरे पास नहीं उसके पास भी न रहो। 7 महीने में हर लम्हा खुदा से दुआ की है, तुम मेरे नहीं तो उससे भी छिन जाओ, मगर अल्लाह ने मेरी एक दुआ नहीं सुनी। और वो तुम्हारे बेटे को जन्म दे बैठी। मैं समझ गई थी बहारे की मोहब्बत ज़्यादा सच्ची, या शायद महरम की मोहब्बत में ज़्यादा ताकत होती। मैं अल्लाह से तुम्हें इससे छीनने की दुआएं मांग रही थी, वो तुम्हारी मोहब्बत में शिद्दत की दुआएं मांग रही थी। तभी तो अल्लाह ने तुम्हें बहराम की सूरत में उससे और भी मजबूती से छोड़ दिया। आयज़ल हिचकियों से रोते हुए शहराम रुख पलटे, मुट्ठियां दबोचे हुए था। उस दिन तुम्हें आईसीयू के बाहर रोते हुए देखा, उस दिन तड़प उठी थी मैं। बहारे से फिर से जलन हुई, मेरा दिल उसकी मौत की बददुआएं कर रहा था। मगर मेरा खुदा जानता है, इस वक्त मेरे लब उसकी ज़िंदगी मांग रहे थे, मेरे लब उसकी ज़िंदगी मांग रहे। तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती, तुम्हें उसके लिए तड़पते देखकर अंदाज़ा हुआ तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। तुम किसी औरत के लिए रो भी सकते हो, मुझे अंदाज़ा ना था। जितने घंटे वो अंदर मौत से लड़ती रही, उतने घंटे तुम्हारे आंसू बहते रहे। मुझे अंदाज़ा हुआ बहारे सारी दुनिया की औरतों से ज़्यादा खुशकिस्मत है। जिस औरत के लिए शहराम खान रोए, वो औरत इस दुनिया की हो ही नहीं सकती। मुझे शहराम खान से इश्क हो गया था, शहराम के आंसुओं से इश्क हो गया था। अंदाज़ा हुआ था तुम उस दिन मुझ पर तरस खाने पर भी रो रहे थे। आइज़ल बुरी तरह रो रही थी। मैंने वादा किया तुमसे यहीं यहाँ से चली जाऊँगी, बहारी से भी कहा चली जाऊँगी। तुम्हारे मामले में ये दिल खुद गर्ज फिर से हो गया था। मेरा दिल फट रहा था, तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूँगी। मैं जानती हूँ मुझ जैसी लड़कियों को बहुत कुछ कहा जाता है, जो शादीशुदा मर्द से मोहब्बत करती, मगर जब मोहब्बत हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता। मैं खुद गर्ज भी हूँ, कमज़ोर भी हूँ, शायद तुम कह सकते हो मुझे इतनी इज्जत नफ्स भी नहीं, मगर क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। मेरी तरफ पढ़ने वाले बहुत से हाथ हैं शहराम, मगर मैं सबको झटक चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भाता ही नहीं। आइज़ल ने हिचकियों से कहा, मुझे बस इतना बता दे आइज़ल, आप चाहती क्या हैं। आपके ये इजहार बारहा बार सुन चुका हूँ, समझ क्यों नहीं आता आपको। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतना कि आप सोच नहीं सकते। अब तो वो मेरी बेटी की माँ है, मैं उसे खोने का उसे खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता। और आपकी मोहब्बत सच में खुद गर्ज है आइज़ल, आपकी बद्दुआओं ने मुझे बर्बाद कर दी, आपकी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली हैं। छिन चक्का हूँ मैं उससे, उसने मेरी मोहब्बत में शिद्दत मांगी थी, मगर आज उसके नज़दीक मेरी मोहब्बत मोहब्बत भी नहीं, वो मेरी मोहब्बत पर यकीन तक नहीं करती। इतना नहीं मानती, ना उसके नज़दीक मेरी मोहब्बत की वैल्यू सिफर है। बचपन का इश्क है मेरा, इतनी मोहब्बत उससे की है जितनी खुद से नहीं की, मगर आज उसके नज़दीक मैं सिर्फ बेवफा हूँ, सिर्फ बेवफा समझती है। और सारी उम्र समझेगी, सारी उम्र मुझ पर एतबार नहीं करेगी, वो इनसिक्योर रहेगी सारी उम्र मुझे लेकर। 7 महीने पहले उसकी इनसिक्योरिटी मुझे
मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। उसकी मोहब्बत, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी पोजेसिवनेस पर मुझे रश्क होता था। मगर आज उसकी मोहब्बत, पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी में सिर्फ बेएतबारी शामिल हो चुकी है जो मुझे अंदर से मार रही है। शहराम ने आइज़ल की आंखों में देखते कर्बज़दा अंदाज में कहा, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। आइज़ल बुरी तरह रो पड़ी थी। आपने क्या चाहा था क्या नहीं, मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से चले जाएं। मैं कभी आपको अपना नहीं सकता। चली जाएं यहाँ से, इससे पहले मेरे दिल में आपके लिए जो बच्ची कुछ इज्जत बची है वो भी ख़त्म हो जाए। अपनी तरफ बढ़ने वाले किसी एक हाथ को थाम लें डॉक्टर आइज़ल। मोहब्बत करने से ज़्यादा चाहे जाने का एहसास ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये मुझे इन 7 महीनों में पता चला है। एक तरफ़ा मोहब्बत जानलेवा होती है, पल पल सिर्फ मारना जानती है। लकड़ी में लगे दीमक की तरह आपको अंदर से खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। शहराम सर्द अंदाज में कहता वहाँ से चला गया था। अपनी क्लास वाल के पास खड़ी सरसब्ज पहाड़ों को देख रही थी, जहाँ रात का अंधेरा ख़त्म होने को आया था, मगर फिर भी गहरी धुंध और तारीकी थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे इस तारीकी ने उसके अंदर अंधेरा डाल दिया था। वो रात से जरान की लाई हुई नाइटी में मलबूस थी। सुबह की सफ़ेदी निकल आई थी, मगर वो नहीं आया था। कितने फ़ोन किए, मगर जरान का नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा था। अब्रिश ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से जरान का नंबर फिर से मिलाया, जो कि ऑफ आ रहा था। अब्रिश भीगी आंखों से ग्लास वाल को देखते सर नफ़ी में हिलाते ज़ख्मी सा हंस पड़े। ग्लास वाल पर जमी नमी को हाथों से साफ करते वो ग्लास वाल के साथ सर टिकाई फूट फूट कर रोती थी। दूसरे लम्हे वो भागते हुए वॉशरूम में दाखिल होते, शावर के नीचे खड़ी होती, हिज़यानी कैफियत में फूट फूट कर रोते फर्श पर बैठते चली गई थी। नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें। याद रखना मिस्टर खानज़ादा, तुमने मेरी जगह किसी दूसरी औरत को देना तो दूर की बात, अगर सोचा भी तुम्हें जान से मार डालूंगी। देखना मैं तुम्हें अपनी हाथों से बेरहम मौत दूंगी। तुम मर्द हमेशा औरत को उसकी बेवफाई पर मौत देते हैं, इस बार एक औरत मर्द को बेरहम मौत देगी। अपनी हिज़यानी रोते हुए चीखी थी। सारा तुम ठीक हो? जरान ने ड्राइव करते सारा खान को देखा, जिसके बाजू को गोली छूकर गुजरी थी, जो दर्द से तड़प रही थी। मैं ठीक हूँ जरान, तुम मेरी फिक्र ना करो। सारा खान ने गहरा सांस लेते वह मुश्किल कहा, सारा तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो, मैं अपनी वजह से तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। जरान ने सारा खान के बाजू को देखकर लब भींचे थे, जो खून से सुर्ख हो रहा था। नहीं जरान, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं कैसे भूल जाऊँ अपनी बहन की लुटी पुटी लाश? कैसे भूल सकती हूँ अपने मोरे और बाबा जान की मौत? कैसे भूल सकती हूँ जहेब खान को, जो आज भी मेरी रग रग में बसता है? कैसे भूल सकती हूँ उसकी बेवफाई? वो सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ गया क्योंकि मेरी बहन की इज्जत चली गई थी। कैसे भूल सकती हूँ सब कुछ? कैसे मैं अब्दुल हक को माफ़ कर सकती हूँ? सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए कुनूदगी में बोली जरान ने जब भी भेजे उसकी आंख से बहते आंसू देखे थे। आज की रात अब्दुल हक तुम्हारी आखिरी होगी। आज मेरे बंगले में तुम्हारे तमाम करतूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और फिर तुम होगे सलाखों के पीछे। जरान हलक के पल चीखा था। उसकी गाड़ी, उसकी दर्जनों गाड़ियों गार्ड की गाड़ियों का रुख इस्लामाबाद के बंगले की तरफ था। अब ने आंखें खोल पर मुश्किल खोलते अपने वजूद से कंबल हटाया। आंखें सुर्ख और मतोम थी, रंगत में सुर्खियां घुली थी, पूरा वजूद तांबे की मानद तप रहा था। बार बार शावर लेने की वजह से बुखार हो चुका था। जरान का इंतजार करते वक्त कब नींद की आगोश में चली जिसे पता ही नहीं चला, या फिर वो होशो खिर से बेगाना हो चली थी। अब्रिश ने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसमें टाइम देखा, जहाँ शाम के 4 बज रहे थे। अब्रिश ने कमरे में नजरें दौड़ाई, वो रात से अभी तक नहीं आया था। ब्रिश ने जरान का नंबर डायल किया, जो अभी तक ऑफ आ रहा था। ब्रिश ने गहरे सांस लेते मोबाइल से कॉल किया। जरान की मीटिंग और उसकी पार्टी के हवाले से न्यूज़ तलाश कर रही थी। एकदम उसके हाथ रुके थे। एक न्यूज़ पर उसकी नजरें ठहरी थी, उसके हाथों की कपकपाहट बढ़ी थी।
Mr. Zaran Khanzada is hosting a big party at his Bangalore today. However, inside sources have revealed that he is going to announce his engagement to Sitara Khan. This news is circulating on social media. On social media that Mr. Zaran and Sitara are in a relationship. मिस्टर ज़रान खानज़ादा अपने बंगले में आज एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, मगर अंदर के रिसोर्सेज से खबर मिली है कि वो आज सितारा खान के साथ अपनी मंगनी का ऐलान करने वाला है। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि मिस्टर ज़रान और सितारा रिलेशनशिप में हैं। अब्रिश ने बेयकीनी से ये न्यूज़ पढ़ी थी, काफ़ी देर तक बेयकीनी से मोबाइल हाथ में पकड़े देखती रही। दूसरे लम्हे उसने गहरा सांस लेते अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते अपने मोबाइल से रक्षा का नंबर मिलाते उससे कमरे में खाना भिजवाने को कहा था। अब्रिश मैरून कलर के खूबसूरत सी ड्रेस में मलबूस थी जो रात को ज़रान ने उसे दिलवाया था। अपने लंबे सिल्की बालों को ब्रश करते उसने एक साइड से पिंस लगाकर बाकी के बाल खुले छोड़े थे। चेहरे पर हल्का सा फाउंडेशन लगाकर उसने अपनी आंखों में न्यूड कलर की पेंसिल से हल्की सी लकीर खींची थी। होठों पर मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी। आरिस पर लाइट सा ब्लश लगाकर अपनी घनेरी पलकों पर मस्कारे को कोट किया था। खुद पर तेज़ परफ्यूम छिड़कते उसने आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद रंगत ज़रा से मेकअप से मज़ीद थपकने लगी थी। अब्रिश ने साइड टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन निकालते उसे पानी के साथ निकली। ड्रेसिंग रूम से अपनी बड़ी सी ब्लैक चादर निकाल कर उसने अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते अच्छी तरह अपना चेहरा ढांपा। अपना मोबाइल अपने छोटे से बैग में डालते हुए कमरे से निकलते तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरते नीचे लाउंज में आई जहाँ जहले, अनाया, मीना खानम, रजीना खानम आबिद बैठे थे। वो नीचे उतरते सबको इग्नोर करते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब्रिश बच्चा कहाँ जा रही हो? अमीना खानम ने अब्रिश को चादर में लिपटे देखकर पूछा। अब्रिश के कदम एक पल के लिए ठहरे थे। दूसरे लम्हे वो तेज़ तेज़ कदम उठाती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ती दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। मीना खानम की रंगत सुर्ख पड़ी थी, जहले नजरें चुरा गई थी। भाभी आजकल का बहुओं को बच्चा बच्चा नहीं बोलती। उन सबका दिमाग इनका मर्द लोग ने ख़राब करके रखा है। अब हमारा बेटा न दिन दिखेगा न रात, न अपना मोरे का कमरा दिखेगा न मोरे का गुस्ल खाना। तो ऐसे में इन औरत लोगों का दिमाग कहाँ ठिकाना में रहेगा। जीना आबिर को घूरते लफ्ज़ से बातें बोली तो आबिर ने सुर्ख रंगत के साथ पहलू बदला था। तुम तो चुप रहो, हमारा दिल घबरा रहा है। यबरिश आखिर कहाँ गया है? अमीना खान ने परेशानी से तेलियां मसलती। भाभी यही तो बात है, कैसा किसी को बताए बगैर हवेली से निकल गया? इसका इतना हिम्मत कैसा हो कि वह ज़रान का गैर मौजूदगी में हवेली से निकल गया? अब सारी सारी रात हमारा बेटा लोग इनको जगा कर इनका बदन पर निशान डालेगा तो ये अकड़ेगा ही। हमारा ज़माना में ऐसा कहाँ होता? हमारा तुम्हारा बदन पर कभी कोई निशान किसी को नज़र आया? अल्लाह अल्लाह हम जिंदा ज़मीन में ना समा जाए अगर ऐसा हो जाता। मगर आजकल का ख़ास तौर पर हमारा हवेली का औरत इतना बेशरम है कि कोई शर्म लिहाज नहीं। मीना खानम आबिर की तरफ देखते तंजिया बोली तो आबिर गुस्से से सोफे से उठती तेज़ तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। मीना एक तो तुम्हारा बातें हमारा कानों से भी धुआं निकाल देता है। पता नहीं आजकल का लड़की लोग बेशरम या तुम इस उम्र में आकर बेशर्म हो गया। क्या बात कहाँ करना है तुमको पता ही नहीं होता। मीना खानम गुस्से से बोली थी। रजीना खानम के लिए कुछ कहने के लिए लब वाह किए थे। मीना खानम इसके आगे हाथ जोड़े। ये लो रजीना, हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता है, हमको माफ़ कर दो। हमारा जुड़ा हुआ हाथ देख लो, हमारा कसूर बता दो जो तुम हर वक्त जहर उगलता रहता है। हम आगे बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान ना करो। अमीना खानम ने हाथ जोड़े कहा तो रजीना खानम लब भींचे खामोश हुई थी। जहले यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जाओ देखो कहाँ जा रहा है तुम्हारा बेटी। ज़रान को तुम जानता है
अच्छी तरह, इस बार वो तुम्हारा बेटी को छोड़ेगा नहीं, इसने कुछ भी ऐसा वैसा किया, जाओ देखो इसको। अब क्या हुआ है? अमीना खान ने अपनी पेशानी मसलते कहा, जहाँ शदीद दर्द उठा था। जल्दी से उठते दखली दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरक्षा, हमारा फ़ोन ला कर दो हमें, हम ज़रान को फ़ोन करें। मीना खानम ने लरजती आवाज़ से दरक्षा को पुकारा। उनका दिल खौफ से कांप रहा था। अब ब्रिश को देखते आहिल उसकी तरफ बढ़ा, जो कार पर टुकड़ों में उसका इंतज़ार कर रहा था। खैरियत अब्रिश, क्या हुआ? मुझे यहाँ रुकने को क्यों कहा? आहिल उसे चादर में लिपटे देखकर परेशानी से बोला, तुमने कहा था तुम आज इस्लामाबाद जाओगे। अब्रिश के सवाल पर आहिल ने इस बात में सर हिलाया। मुझे भी साथ ले चलो। अब्रिश की बात पर आहिल ने हैरानगी से उसे देखा। मुझे भी साथ ले चलो। अब्रिश की बात पर आहिल ने हैरानगी से उसे देखा था। हाँ, देख रही हूँ आहिल, मुझे इस्लामाबाद ज़रान के बंगले पर जाना है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, तो मुझे वहाँ छोड़ देना। अब्रिश ने आहिल का हाथ थामते कहा। मगर ज़रान भाई ने मुझे ऐसा कुछ नहीं। आहिल तस बस पछकार हुआ। आहिल, क्या हो गया? बहस क्यों कर रहे हो? ज़रान ने मुझे कह दिया, तुम्हें कहने की क्या ज़रूरत है? तुम लेकर चल रहे हो या मैं खुद चली जाऊँ? अब्रिश एकदम भड़की थी। ले चलता हूँ, मैं तो वैसे ही पूछना था। आहिल अब्रिश के भड़कने पर नरमी से बोला। कैसे जाओगे? अब्रिश ने आहिल से पूछा। टैक्सी बुक करवाई है। आहिल ने अपनी स्टिक पर हाथ का दबाव डालते फ़ोन कान से लगाए कहा। आहिल, तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है? ब्रिज के सवाल पर फीका सा मुस्कुराया था। अपनी गाड़ी कहाँ से आ गई? इस्लामाबाद वाला घर बेचकर अमेरिका गए थे, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे कहने पे तो सारी जायदाद दाची को वापस कर दी थी। और वैसे भी गाड़ी होती मैं कौन सा छिना पाता? आहिल ने मबहम सा मुस्कुराते हुए कहा। अब ब्रिज उसकी बात पर जख्मी सा मुस्कुराई थी। जब दाजी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी जायदाद पर हमारा कोई हक नहीं, ना कभी होगा। हम कभी उनसे 1 रुपया नहीं लेंगे। अब्रिश मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाते अटल लहजे में बोली। और क्या हुआ? तुम गाड़ी नहीं चला सकते? करीब तुम ड्राइवर हायर करोगे, क्योंकि आहिल शाह, द ग्रेट आहिल शाह, एक दिन बहुत बड़ा व्लॉगर बनेगा। हेलो, आई एम द ग्रेट व्लॉगर, द बिगेस्ट किंग ऑफ यूट्यूब। थैंक यू फॉर मेकिंग मी सच अ बिग व्लॉगर। हाउ कैन आई थैंक यू? अब आहिल के अंदाज में बोली तो आहिल हंस पड़ा था। डोंट लाव, वन डे यू विल से दिस विल बी आर रिचर देन दोज खानजादास टू। हंसो मत, एक दिन तुम ये कहोगे और हम इन खानजादों से ज़्यादा अमीर होंगे। अब अमेरिकन इंग्लिश में अंगज शहादत उठाई संजीदगी से बोली तो आहिल उसके अंदाज पर हंसते हुए सर नफ़ी में हिला गया था। जितना मर्जी अमीर बन जाओ, मगर इन खानजादों जितना अमीर नहीं हो सकता। अब चलो। आहिल ने ब्रिज के सर पर हल्की सी चिपट लगाते कहा। अब्रिश उसकी कलाई थामते गेट की तरफ बढ़ी। गुल खान अब्रिश और आहिल को देखकर गेट खोल चुका था। अब्रिश जहले ने कार पेटुक में आते अब्रिश को पुकारा था, चलो जल्दी। अब्रिश जहले की पुकार नज़रअंदाज करते आहिल का हाथ थामे गेट अबोर कर गई थी। पार्टी अपनी अरूज पर थी। तमाम मीडिया इनवाइटेड था। जरान ने अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इनवाइट किया हुआ था। जरान के बड़े से बंगले के लॉन में इस पार्टी का अरेंज किया गया था। जरान ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था। सितारा खान ब्लैक वेलवेट के फुल गाउन में मलबूस थी। बाजू का जख्म उसकी फुल आस्तीनों के नीचे छुपा था।
ज़हरान अब्दुल हक को पार्टी में आता देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। आप ही क्या इंतज़ार था मिस्टर अब्दुल हक, आप ना आते मेरी पार्टी अधूरी रह जाती। ज़हरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आना ही था तुम्हारी पार्टी में, चार चांद लगाने के लिए। अब्दुल हक गहरा मुस्कुराया। चार चांद तो वाकई में लगेंगे, आज की पार्टी दुनिया याद रखेगी। ज़रान भी जवाब गहरा मुस्कुराया था। तुम फिक्र ना करो ज़रान खान ज़्यादा, आज की पार्टी न सिर्फ दुनिया बल्कि तुम भी याद रखोगे। अब्दुल हक ने लब फैलाते ज़रान का कंधा थपथपाया। ज़रान ने अब्दुल हक को उलझन भरी निगाहों से देखा था। आज की पार्टी का मकसद समझ नहीं आया, क्या तुम मुस्तारा खान एक होने वाले हो? अब्दुल हक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप भी मीडिया के अफवाहों पर यकीन रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी तो ऐसे ही रखी, इतने दिन हो गए थे आपको देखा नहीं था, सोचा इस बहाने मिल बैठेंगे। फरहान की बात पर अब्दुल हक ने कहका लगाया था। ये तो अच्छा किया तुमने, मगर एक बात बताओ, यहाँ मीडिया बुला रखे, कुछ पीने पिलाने का इंतजाम है कि नहीं? वो भी मीडिया से छुपा कर रखा है। अब्दुल हक ने ज़रान की तरफ झुकते सरगोशी की थी। मीडिया से क्या छुपा है, सब कुछ पता है मीडिया को, वो बातें भी जो हमें नहीं पता उनसे क्या छुपाना। इंतज़ाम। मगर यहाँ नहीं, अंदर है। ज़रान ने अपनी नागवारी छुपाते कहा। वेल जेंटलमैन, ये अच्छा किया। अब्दुल हक ज़रान का कंधा थपथपाते बाकी पार्टी मेंबर की तरफ बढ़ गया था। ज़रान ने अपने लब भींचे खुद पर काबू पाया था। अब्दुल हक ने अपने फ़ोन से नंबर मिलाए, कान से लगाया। अभी तक वो पिन ड्राइव हासिल नहीं कर सके तुम लोग? अब्दुल हक उनके लॉन के अलग थलग गोशे में खड़ा गुर्राया था। सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़रान के बंगले में मौजूद हमारे आदमियों ने उसके कमरे की तलाशी ली है, पेन ड्राइव नहीं मिला, मगर मुझे लगता है वो ज़रान खान की पॉकेट में है। बहुत मुश्किल है सर, उनकी पॉकेट से निकाला। वो इंतहाई होशियार बंदा है, हर चीज़ उसकी नज़र में है। वो कमरे की तलाशी लेने से भी बाखबर है। फ़ोन पर अब्दुल हक की आदमी की आवाज़ गूंजी थी। अब्दुल हक अपनी मुठ्ठियाँ दबोच गया था। सर, आप ज़रान से पहले अपना कार्ड खेल लें, मैं तो कहता हूँ। फ़ोन पर अब्दुल हक के आदमी ने मशवरा किया। नो नो नो, जब तक वो पेन ड्राइव मेरे हाथ नहीं लगती मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं अपना कार्ड खेल भी लूँ, सबको लगेगा मैंने खुद को बचाने के लिए एक घटिया खेल खेला है। सब बिना किसी की नज़रों में आए खेलनी है, मगर पहले मुझे वो पेन ड्राइव मिल जाए। अब्दुल हक संजीदगी से बोला। सर, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, यह नामुमकिन है। ज़नान और सतारा खान पर हमला करने के बावजूद हम वो पेन ड्राइव हासिल नहीं करें, आज तो नामुमकिन है। बकवास बंद करो अपनी। अगर आज पेन ड्राइव ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मुझे हर हाल में पेन ड्राइव चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे आज ज़रूर एक्सपोज करेगा, और ये मैं होने नहीं दूँगा। और कुछ भी करो, ज़रहान की जेब से पेन ड्राइव निकालो। अब्दुल हक सर्द आवाज़ में दहाड़ते हुए फ़ोन बंद किया। अपने इश्तिहार पर काबू पाते हुए पार्टी में आए हुए लोगों की तरफ बढ़ा। अपनी पार्टी में पूरे पर्दे में लिपटी दाखिल हुई थी। उसने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाते लान में नजरें दौड़ाई। पार्टी में रंगो बो का सैलाब था। अब्रिश ने ज़रान की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो दूर खड़ा एक तरफ कुछ लोगों से बात कर रहा था। वो दूर खड़ा कुछ लोगों से एक तरफ बात। अब्रिश ने अपनी भीगी आंखें तारा खान की तलाश में नजर दौड़ाई, जिससे बतौर खास मिलने आई थी। वो इसे एक कोने में दो तीन औरतों से बात करते नजर आई। अब्रिश के कदम तारा खान की तरफ बढ़े थे। पार्टी में आए कुछ लोगों ने उसे सर से पैर तक चादर में लिपटे देखकर उसे अजीब निगाहों से देखा था। अब्रिश सबकी परवाह किए बगैर तारा खान की तरफ बढ़े। सारा खान ने उलझन भरी निगाहों से अपने सामने खड़ी अब्रिश को देखा, जो पूरे पर्दे में थी, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हैं? अब्रिश ने सारा खान को शोला बाहर निगाहों से देखते कहा।
मैं आपसे बाद में बात कर। सितारा खान ने अब्रिश को देखते अपने सामने खड़े दो औरतों से माजरत की थी। यहाँ नहीं, वहाँ कोने पर चलो। अब्रिश ज़रान को एक नज़र देखते बोली जिसकी उसकी तरफ पुश थी। जी। सितारा खान हैरान हुई थी। अब्रिश उसकी कलाई जकड़े तेज़ी से अलग अलग कोशिश की तरफ बढ़ गई। और मुझसे क्या काम? सारा खान ने अब्रिश को देखते पूछा, जो उसे शोला पार निगाहों से गोरी थी। तुम बताओ कौन हो जो मेरे शोहर के साथ यूँ धड़ल्ले से घूमती हो, उसके साथ अफेयर चला रही हो? अब्रिश ने गुस्से से ग्लव्स छपाए थे। क्या? सारा खान अब्रिश की बात पर हैरान हुई थी। अब्रिश सारा खान की हैरानगी पर एस्तज़ाया हंसी थी। कुर्बान जाऊँ तुम्हारी मासूमियत पर। जिस मर्द के साथ अफेयर चला रही हो उसके बारे में पता नहीं वो शादीशुदा है या तुम जैसी औरतों को अट्रैक्ट शादीशुदा मर्द करते हैं। अब्रिश इस्तेज़ाया अंदाज में बोली। शट अप, स्टे इन योर लिमिट्स एंड स्टॉप योर नॉनसेंस। सारा खान गुर्राई थी। शट अप एंड कीप योर नॉनसेंस टू योर सेल्फ, कीप योर इंग्लिश इन योर सेल्फ। आई हैव अमेरिकन नेशनैलिटी, आई स्पीक बेटर इंग्लिश दैन यू, विद अ बेटर। better accent and an English woman like you are called a bloody। अपनी बकवास बंद करो। अपनी इंग्लिश अपने पास रखो। अमेरिका की नेशनलिटी है मेरे पास। तुमसे अच्छे एसेंट में इंग्लिश बोल सकती हूँ। इंग्लिश में तुम जैसे औरतों को अपने जवाबन अमेरिकन एसेंट के साथ बोलते हो राय थी। क्या कह रही हो और कौन हो तुम? सारा खान ने खुद पर वो मुश्किल जब्त करते पूछा। मैं मिसिस ज़रान खानज़ादा हूँ। ज़रान खानज़ादा शौहर है मेरा, यानी मेरी मलिकियत सिर्फ मेरा। अब्रिश ने कहते अपना निकाब उतारा था। सारा खान ने परेशानी से माथा सिलाते ज़रान की तलाश में नजरें दौड़ाईं। मत देखो उसकी तरफ, मत। तुम्हें मेरे शौहर को देखने का भी हक नहीं। तुम उसे पाने के ख्वाब देख रही हो। देखो मेरी तरफ, तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अमेरिका से आई हूँ, उसके ख़ानदान की हूँ। सबसे बढ़कर उसने मोहब्बत की शादी की है मुझसे। मर्द को आदत होती है इधर उधर मुँह मारने की। घर की औरत से ज़्यादा उसे बाहर की औरत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो तुमसे कभी तुमसे कभी निकाह नहीं करेगा। अगर करना होता वो तुमसे ये मंगनी का खेल ना खेलता, सीधा निकाह करता। जैसे मुझसे निकाह करने के लिए मरा जा रहा था। ज़बरदस्ती का निकाह किया था मुझसे उसने। मर्द जिस औरत को अपनाता है उसे मंगनियाँ नहीं करता, सीधा निकाह करता है। इसलिए दूर रहो मुझसे। अपने शोला बाल लहजे में लफ्ज़ चबाते बोली। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उसके निकाह में हो, तुम यहाँ मुझे अपनी अहमियत क्यों बताने आई हो? उसने तुमसे निकाह किया है, यकीनन उसके नज़दीक तुम्हारी बहुत अहमियत होगी। फिर भी मुझ जैसी औरत से इतनी सिक्योरिटीज़ क्यों? अपनी तरफ देखो। अमेरिका से आई हो, सर से पैर तक चादर में छुपी हो। ये पर्दा अमेरिका से आई हुई लड़की ने तो अमेरिका से आई लड़की ने तो किया नहीं। यकीनन पर्दा ज़रान खानज़ादा ने अपनी औरत को करवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहता तुम पर किसी की नज़र पड़े। और मेरी तरफ देखो, मैं किस हुलिये में हूँ। मेरे बदन का हर हिस्सा नुमाया है। अगर वो मुझे तुम्हारी जैसी इज्जत और अहमियत देता, मैं भी पूरे पर्दे में लिपटी होती। तुम यहाँ से भी अपनी अहमियत नहीं समझ सकी। तुम उसके लिए बहुत ख़ास, बहुत कीमती हो। मैं नहीं। मुझे तो वो शायद दोस्त का दर्जा दर्जा भी नहीं देता। सारा खान ने तांसे से सर हिलाते अब्रिश को संजीदगी से कहा। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? क्यों थी अमेरिका में मेरे शौहर के साथ? क्यों तुम्हारे और मेरे शौहर के बारे में मीडिया में खबरें बन रही? तुम इन खबरों की जीनत बनकर भी आज मेरे शौहर के बंगले पर हो। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी इज्जत 2 टके की है जो यूँ इज्जत अपनी उछाल रही हो। या फिर मेरे शौहर की जवानी, उसका नाम, उसका बैंक दौलत इतना भाग गया है, बैंक बैलेंस इतना भाग गया है कि तुम अपना औरत होना भूल गई हो। अपनी बकवास बंद करो। तारा खान गुस्से से चिल्लाई थी। अपनी बकवास तुम बंद करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी, याद करोगी तुम। अब्रिश भी जवाबन चिल्लाई थी। अब्रिश
जरान की भारी बेयकीन आवाज़ पर अब्रिश की सांसें हलक में घुटी थी, रंगत फक हुई थी। अब्रिश ने गहरा सांस लेते पीछे मुड़कर देखा। जरान की आंखें अब्रिश को देखते सुर्ख और बेयकीन थी। एकदम कैमरे के फ्लैश अब्रिश पर चमके थे। जरान जल्दी से आगे बढ़ता उसे अपने सीने के साथ लगा गया था। तमाम मीडिया के कैमरे के फ्लैशबैक उन पर थे। मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सर ये कौन है? अभी भी उन्होंने तारा खान से कहा ये आपकी बीवी हैं, मगर आपने खुद को सिंगल कहा था। अगर ये आपकी बीवी हैं तो तारा खान से आपका क्या रिश्ता? आप इनके साथ अजमंगनी करने वाले थे। मीडिया के ताबड़तोड़ सवालात गूंज रहे थे। पार्टी के तमाम लोग जरान, अब्रिश और तारा खान के गिरद जमा हो गए थे। अब्रिश जरान की शर्ट मुट्ठी में जकड़ी जरान के सीने में मुंह छुपाई थी। कैमरे की लाइट्स उस पर जरान पर ही थी। ब्लू स्पॉट लाइट भी इन दोनों का हाथा किए हुए थे। अब्दुल हक अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालता गहरा मुस्कुरा रहा था। एक दो रिपोर्टर्स को जोमानी इशारा भी किया था। वो इस बात में सर हिलाते आते जवाबन मुस्कुराए थे। कैमरे पीछे करे, मेरी बीवी कंफर्टेबल नहीं है। जरान अब्रिश पर एक हाथ से अपना हिसार मजबूत करते सर्द आवाज में गुराया, सर आपकी वाइफ यहाँ तक आपके पीछे चली है, आप मीडिया के सामने आने पर कंफर्टेबल नहीं है। अगर ऐसा होता यहाँ आते ही क्यों? एक रिपोर्टर ने तंजिया अंदाज में सवाल किया। शटअप, डोंट बी पर्सनल। जरान गुस्से से फंकारा था। सर पर्सनल नहीं हो रहे। आपकी बीवी जो कुछ आपके मतलब सारा खान से कह रही थी, सब कुछ हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है। वो आपको 2 नंबर आदमी बुला रही थी जो बाहर मुंह मारता फिरता है। आप बताएं सर, आपके तारा खान से ताल्लुकात किस हद तक है, कितने गहरे? रिपोर्टर ने एक और तंजिया सवाल किया। जरान की रंगत में सुर्खियां घुली। तारा खान नजरें झुकाई करती। जरान ने रिपोर्टर के सवाल नज़रअंदाज करते अब्रिश को अपने सीने से लहदा किया था। अब्रिश ने कांपते हाथों से जरान के सीने में समाते ही अपना चेहरा ढांपा। वो बुरी तरह कांप रही थी। अब्रिश की कपकपाहट महसूस करते जरान ने उसे अपने बाजू के हल्के में लिया। मीडिया के सवाल इग्नोर करते अब्रिश को अपने बाजू के हल्के में लिए बाहर की जाने बढ़ा। यकदम लॉन में लगी स्क्रीन पर अब्रिश की तस्वीरों के फ्लैश चमके थे। जरान के भारी कदम ठहरे थे। उसने सामने लगे स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ वो तस्वीरें दिखाई जा रही थी। शहजाद खान के बेडरूम में थे। अब्रिश रेड कलर के दुल्हन के लिबास में बाल खुले नम आंखों के साथ खड़ी थी। जरान की आंखों में खून उतरा था। अब्रिश भी फटी फटी आंखों से ये देख रही थी। मीडिया के कैमरे अब सामने लगे बड़ी सी स्क्रीन पर थे। जरान गहरे सांस लेते खून उतरी आंखों सब देख रहा था। अब्रिश लरजते वजूद के साथ उसकी शर्ट मुट्ठियों में क्यों में दबोच की थी, वरना वो ज़मीन बोस हो रही थी। जरान उसकी गिद्द अपना हिसार हटा चुका था। सर ये आपकी वाइफ है? एक रिपोर्टर ने तस्वीरों की तरफ इशारा करते सवाल किया। नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है। जरान के लबों से टूटे लफ्ज़ों से निकला था। अब्रिश ने रोते हुए जरान को देखा जो गहरे सांस लेता सुर्ख आंखों से गैर मरी नुक्ते को घूरा था। सर अगर आपकी बीवी नहीं तो जो आपके पहलू में खड़ी ये कौन है? रिपोर्टर ने अब्दुल हक की तरफ एक सवाल किया। ये मेरी बीवी है, मगर वो मेरी बीवी नहीं है। जरान हलक के बल चीखा था। दूसरे लम्हे वो अब्रिश के हिसार से अपनी शर्ट छुड़ाते अब्दुल हक की तरफ तेजी से बढ़ा। उसका गिरबान पकड़े जरान ने उसे पूरी कुव्वत से ज़मीन पर धक्का दिया था। उसके सीने पर घुटना रखकर जरान ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर मुक्के मारे थे। वो पागलों की तरह चीखते हुए उसे मारे जा रहा था। पार्टी के मेंबर जरान की तरफ बढ़े थे। जरान किसी के काबू में नहीं आता, बिना रुके पागलों की तरह अब्दुल हक को
मारे जा रहा था। अब्दुल हक के गार्ड जो बाहर खड़े थे इत्तला मिलने पर पार्टी में तेज़ी से दाखिल होते ज़रान की तरफ बढ़े, उसे कंधों से जकड़कर पीछे करने की कोशिश की। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ज़रान हलक के बल चीखती उसकी जबड़ों पर मुक्के मारे जा रहा था। अब्रिश लरसते हुए दूर खड़ी रो रही थी कि गार्ड ने उसी लम्हे ज़रान पर पिस्टल तानी। ज़रान की गार्ड ने भी अपनी पिस्टल अब्दुल हक पर तानी थी। पूरा मीडिया उस वक्त मौजूद था। कैमरों के फ्लैश पर अभी भी चमक रहे थे। ज़रान ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ। ज़रान तंदो तेज़ ड्राइव कर रहा था। अब्रिश सांस रोके एक हाथ से डैशबोर्ड को जकड़ी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। कभी आंखों में आंसू खौफ से ठहर गए थे। वो आंसू क्या बहाती, वो तो खौफ से सांसें तक रोके हुए थी। गाड़ी का कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। गाड़ी जब डोलती तो अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी चीखें तक हलक में गोड़ देती। ज़रान की तरफ तो देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ज़रान ने मुंह पर हाथ फेरे गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाई थी। गाड़ी स्वाद के रास्तों पर रवां दवां थी। पीछे गार्ड की गाड़ियां आ रही थी। ज़रान ने अपने बाल मुट्ठी में दबोचते स्टेयरिंग पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। हाथ की मोटी नीली रंगे नुमाया हो रही थी। सफ़ेद गर्दन तक सुर्ख हो रही थी जिसकी नीली रगें फूल रही थी। ज़रान ने गहरा सांस लेते अपनी कोट की पॉकेट में हाथ डाला। वो पिन ड्राइव उसकी पॉकेट में नहीं थी। ज़रान ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। अब्रिश का सर डैशबोर्ड के साथ बचते बचते बचा था। अब्रिश ने दोनों हाथ मुंह पर रखते अपनी चीख खोटी। वो कांपते हुए थरथराते गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसकती उसके साथ चिपकी। ज़रान ने पागलों की तरह अपने पॉकेट में वो पिन ड्राइव तलाश की। उसकी दोनों पॉकेट्स में नहीं थी। ज़रान ने अपना कोट उतारते हुए अच्छी तरह कोट को चेक किया मगर वो पिन ड्राइव नहीं मिली। ज़रान ने चीखते हुए कोट गुस्से से गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा था। अब्रिश भी इस बार अपनी चीख रोक नहीं सकी थी। अब्रिश के चीखने पर ज़रान ने अपनी खूनख्वार नजरें अब्रिश पर गाड़ी और मजीद गाड़ी के दरवाजे समाई थी। क्यों आई थी उधर? कैसे निकली तुम हवेली से? क्यों किया तुमने ये सब? ज़रान ने उसके साइड के शीशे पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा था। अब्रिश ने अपनी चीख अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर घोंटी। ज़रान ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़े गहरी सांस लेती गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाए आंखें मोती। अब्दुल हक का सब खेल समझ आ गया था। सारा खेल पिन ड्राइव के लिए खेला गया था। जब वो अब्दुल हक को मार रहा था उस वक्त उसकी जेब से वो पिन ड्राइव निकाल ली गई थी। अब्दुल हक मौके का इंतज़ार कर रहा था। वो मौका अब्रिश ने उधर आकर दे दिया था। अगर अब्रिश उधर ना आती वो अब तक उसका हर राज अफशा कर चुका होता। वो कभी अब्रिश की तस्वीरें ना दिखा पाता। ज़रान सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे अपने अंदर भड़कती आग पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। जिस औरत पर वो किसी की नज़र नहीं बर्दाश्त कर सकता था उसके पोस्टर्स आज सारी दुनिया देख चुकी थी। आज तो उसकी रूह झलस चुकी थी। उसे लग रहा था उसका बदन रेजा रेजा होकर हवा में बिखर रहा है। वो पोस्टर बेजाद के बेडरूम में बेजाद के वॉशरूम में लगे याद करके वो आज भी सिलक कर आग की राख का ढेर बन जाता। उफ। ज़रान ने गहरे सांस लेते खुद के इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। ज़रा ने गहरे सांस लेते डैशबोर्ड से अपनी पिस्टल तलाश की। अपनी खौफज़दा निगाहों से उसे देख रही थी जो डैशबोर्ड से एक एक चीज़ निकाल कर फेंकता। वो पिस्टल हाथ में पकड़ चुका था। अब्रिश चीखते हुए दरवाजे में समा चुकी थी। ज़रान, मुझे तुम गोली मार दोगे? तुम मुझे गोली मार सकते हो? तुम मुझे गोली मार सकते हो क्या?
अब्रिश ने टूटे लफ्जों से बोलते जरान को बेयकीनी से देखा, जो पिस्टल की नोक अपने माथे पर टिकाए उसे हल्की हल्की अपनी पेशानी पर मार रहा था। तुम कौन हो जिसे मैं गोली नहीं मार सकता? क्या रिश्ता है आखिर मेरा तुमसे? जरान पिस्टल की नोक पेशानी पर मारते बर्फीले लहजे में बोलते। अब्रिश की सिसकियां उसके गले में ही खोड़ चुका था। मैं तुम्हारी बीवी अब्रिश हूँ। अब्रिश गहरे सांस लेते भीगे लहजे में बमुश्किल बोली। वही बीवी जो बड़े धल्ले से कह रही थी मेरे शौहर को बाहर मुंह मारने की आदत है। वही बीवी जिसने सारी दुनिया को बताया मेरे सितारा खान के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं। वही बीवी जो हर बार मेरी इज्जत के दो कोड़ी की करके रख देती है। वही बीवी जो मेरे निकाह से भाग जाती है। वही बीवी जो मेरे निकाह से भागकर किसी दूसरे मर्द से निकाह करने लगती है। वही बीवी जो मुझसे ज़्यादा दूसरों पर यकीन रखती है। पिस्टल की नोक पेशानी पर टिकाए सद्दो सपाट लहजे में बोल रहा था। जर्रान। अब उसने भीगे लहजे में से पकारा। वही बीवी, हाँ, जो मेरी हवेली से भागकर रात के अंधेरे में तन्हा अमेरिका जा रही थी। वो हलक के बल चीखा था। अब उसकी चीख पर बुरी तरह उछली। वही बीवी जो मुझे उस बहजाद के पास से मिली थी। हाँ, वो पिस्टल अपनी पेशानी की नोक से हटाए चीखा था। जरान, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं बहजाद के पास से मिली थी, मगर हूँ आज भी तुम्हारी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। तुम्हारी इज्जत पर एक आँच नहीं आने दी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मुझे तो यकीन है, मगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। जरान फूलती रगों के साथ धाड़ा। अब गहरे सांस लेते सीट के साथ टेक लगाए दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है मेरी बीवी आज भी मेरी है। मुझे यकीन है मेरी बीवी को मेरे अलावा आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। मुझे यकीन है मेरी बीवी ने उस दिन बहसास को खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। मुझे यकीन है मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। मुझे यकीन है मैं मर भी जाऊँ फिर भी मेरी अब्रिश खुद के पास किसी को नहीं आने देगी। मुझे यकीन है मेरी बीवी अपनी जवानी मेरी हवेली के कमरे में गुजार देगी। इतना यकीन है मुझे अपनी बीवी पर, मगर मेरी बीवी को मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? जरान ने जख्मी लहजे में अब्रिश को देखते सवाल दागा। अब्रिश फूट फूट कर रोती थी। तुमने कहा सितारा से तुम्हारी मीटिंग नहीं, तुमसे ने कहा सितारा से तुम्हारी मीटिंग नहीं, मगर तुम्हारे सेल पर उसका मैसेज आया था, वेटिंग। अब्री हिचकियों के दरमियान बोली, और तुम्हें यकीन हो क्या मैं एक 2 नंबर इंसान हूँ जो अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ अय्याशी करने जा रही हूँ? इतना बदकार समझती हो मुझे? हाँ, जहरान हलक के पर चीखा था। अब चेहरा हाथों में छुपाए रोते हुए कांप उठी थी। तुम उसके साथ मंगनी कर रहे हो? ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। जर्रान अब रोते हुए बोली, सब पर यकीन है, तुम्हें सब पर यकीन है। गली का तुमसे आकर कहे कि तुम्हारा शौहर बदकार है, तुम यकीन कर लोगी। जर्रान एस्तज़ाया हंसा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे कभी यकीन दिलाया ही नहीं। और कैसे यकीन दिलाते हैं? कितनी बार तुमसे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा, क्या करूं और कैसे बताऊं मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। जरान सपाट लहजे में बोलता पिस्टल अपनी पेशानी के साथ टिका गया। तो फिर आज क्या कर रहे थे तुम? आज सितारा खान के साथ क्यों नहीं आए तुम रात को हवेली वापस? क्यों तुम्हारा नंबर ऑफ था? अब्रिश बहते आंसुओं के साथ सवाल करते चिल्लाई थी। जरान उसकी तरफ बढ़ते उसका जबड़ा दबोच गया। मेरे सामने आवाज़ ऊंची हुई, तो भूल जाऊंगा तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। जरान उसका जबड़ा खतरनाक हद तक दबोचते उस पर झुके हुर्राया, नहीं है मेरा सितारा पलवशा या दुनिया की किसी औरत से भी कोई रिश्ता। मैं सिर्फ अब्दुल हक को सज़ा दिलवाना चाहता था, क्योंकि बहजाद की तरह उसने भी मेरी बीवी के पोस्टर देख रखे थे। ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती थी, मगर आज वही पोस्टर सारी दुनिया देख चुकी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
सारी दुनिया को मार डालूं मैं क्या? जरान ने फंकारते हुए पूछा। अब्रिश ने कांपते हाथों से अपने जबड़े से जरान का हाथ हटाने की कोशिश की। उसका जबड़ा मजीद सख्ती से दबोच गया था। अब एक ही हल है मेरे पास। जरान ने अपनी पिस्टल अब्रिश के माथे पर रखी। अब्रिश की आंखें खौफ से फैली थी। अब्रिश की आंखों में खौफ देखकर जरान इस्तेज़ाया हंसा था। दूसरे पल वो पिस्टल अपनी पेशानी पर टिका चुका था। जरान अब्रिश हलक के बल चीखी। ट्रैगर पर जरान की उंगलियां का दबाव बढ़ा था। क्लिक की आवाज़ आई थी। अब्रिश की सांसें रुकी थी। जरान ने एक दो बार पिस्टल का ट्रैगर दबाया मगर वो खाली थी। अब्रिश गहरे सांस लेते सीट से सिर टका गई। वो पूरी पसीने में नहला चुकी थी। जरान ने हलक के बल चीखते पिस्टल विंड स्क्रीन पर दे मारी थी। जरान! अब्रिश ने रोते हुए से पुकारा। खबरदार मेरा नाम लिया बे। बोलो मुझे, जो तुमने आज किया उसने मुझे बेगैरतों की सफ में ला खड़ा किया है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे अंदर पिठानों का खून नहीं, मुझ जैसा मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया, वो भी सारी दुनिया के सामने। दाजी, सबको क्या जवाब दूंगा मैं? जरान गहरे सांस तक फूलती रगों के साथ हलक के बल चीखा था। अब्रिश मुंह पर हाथ रखे अपनी सांसें तक रोक चुकी थी। जरा ने गुस्से से गाड़ी बैक पर लेते गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी ने पूरी तरह झटका खाया था। जरा ने फुल स्पीड में गाड़ी सवात के रास्तों पर दौड़ाई। जरान की गाड़ी उसके सवात में मौजूद बहुत बड़े फार्म हाउस में आकर रुकी थी। अब्रिश ने खौफजदा निगाहों से पहाड़ों के दरमियान गिरी इतने बड़े फार्म हाउस को देखा था। वो पहली बार इस फार्म हाउस को देख रही थी जो हवेली से भी बड़ा था। रात के अंधेरे में ये फार्म हाउस बहुत ख़तरनाक भी लग रहा था। अब्रिश सांस रोक के फार्म हाउस को देख रही थी। गार्ड्स की गाड़ियाँ बहुत पीछे रुक गई थी। जरान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरते अब्रिश की तरफ बढ़ा। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते अब्रिश को कलाई से जकड़े बाहर निकाला था। अब्रिश इसके साथ खींचते हुए चली गई थी। वो इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। अब्रिश सांस रोके रिपोर्ट के माने उसके चल रही थी। जरान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। चादर अंदर दाखिल होते ही जमीन बॉस हो चुकी थी। जरान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। चादर अंदर दाखिल होते ही जमीन बॉस हो चुकी थी। वो जरान से इस कदर खौफजदा थी कि अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। जरान उसकी कलाई जकड़ी सीढ़ियाँ उतरा। अब्रिश इसके साथ घिसटती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो बेदर्दी से खींच रहा था। एक जूता सीढ़ियों पर ही उतर गया था। एक वो पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। आंखों से आंसू तक उसने पहने से रोके हुए थे। मेरून लिपस्टिक लगे होंठ पूरी तरह लरस रहे थे। एकदम अब्रिश ने रेलिंग थामी। मुझे एकदम बहुत ज़्यादा खौफजदा, उसे पता नहीं कहाँ लेकर जाता। जरान ने इसके रुकने पर उसे इतनी बेदर्दी से खींचा था वो 2-3 सीढ़ियाँ उतरती चली गई। अब्रिश की हलक से चीख निकली थी। वो इससे बेदर्दी से खींचता सीढ़ियाँ उतरता तह खाने की तरफ बढ़ा। तय खाने का दरवाज़ा खोलते जरान ने अब्रिश को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। अब्रिश ठंडी ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरी। अब से तुम इधर ही रहोगी, तुम्हारी सज़ा यही है। तुम अपनी सारी उम्र इस तय खाने में गुजारो। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगे। यही है तुम्हारी औकात और यही तुम डिज़र्व करती हो। सिक वुमन। जरान गुस्से से दहाड़ा था। अब्रिश औंधे मुँह ज़मीन में समाती बुरी तरह रो दी थी। जरान गुस्से से बाहर निकलता तय खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद करता जा चुका था।
अब रोंदे मुँह ज़मीन में समाये चीखें मार मार कर रो दी। फार्म हाउस के तय खाने में उसकी फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। अब्रिश ने सर्दी से ठठरती नीम अंधेरे में तय खाने को देखा, जो बहुत बड़ा था, जहाँ कोई बेड सोफा ना था। अब्रिश ने ठठरते हुए अपने घुटनों के गिर्द अपना चेहरा दिया। पता नहीं कब से इधर बनती सर्दी से ठठरती, अब वो जैसे मरने वाली हो गई थी। सर्दी की शिद्दत थी कि बढ़ती जा रही थी। सिर्फ एक कामदार मैरून कलर की ड्रेस में मलबूस थी, जिस पर उसके पास कोई गर्म शॉल, कोई शॉल तक न थी, जो अपने गिर्द ओढ़कर खुद को हिद्दत पहुंचा दी। अब ऋषि गहरी सांस लेते अपनी हथेलियां रगड़ते खुद को गर्म करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। शदीद सर्दी उसकी हड्डियों के अंदर घुसती जा रही। अब ऋषि कांपते हुए तय खाने के इस कमरे में नजरें दौड़ाई। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे सर्दी की शिद्दत कम हो सके। कोई नर्म गद्दा ही सही, फर्श बहुत ठंडा था। उसके मेरून होंठ अब नीले पड़ना शुरू हो चुके थे। कहाँ हो तुम मिस्टर खानज़ादा? अब रोते हुए चीखी। सारी वो चाहते मैं यहाँ गुजारूँ, तुम थोड़ी देर और ना आए तुम इस ब्लडी सिक वुमेन की लाश मिलेगी, खो दोगे तुम। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे मिस्टर खानज़ादा, अब्रिश सिसकते हुए घुटनों में मुंह छुपा गए, तुम सच में सफाक अजड कंवार हो। तुमने साबित कर दिया तुम एक सफाक खानज़ादा हो। ऐसे कौन सजा देता है अपनी बीवी को? अब्रिश बुरी तरह सिसक पड़ी। अब्रिश ने घुटनों से मुंह उठाते तय खाने में एक बार फिर से नजरें दौड़ाई। सर्दी से उसका वजूद अकड़ रहा था और बुरी तरह कांप रही थी। अब्रिश ज़मीन से उठती तय खाने में मौजूद कबर्ड की तरफ बढ़ी। तय खाने में एक सिंगल अलमारी थी। अब्रिश ने अलमारी की तरफ बढ़ते से खोलकर कोई गर्म कंबल चादर तलाश करना चाही। इस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी थी, गर्म गर्म कंबल से भी उसके बदन की कपकपाहट दूर नहीं होनी थी। आज से उसका बदन बुरी तरह जल रहा था। उसे हीटेड कमरे, खाने और मेडिसिन की ज़रूरत थी, वरना सच में उसकी सांसें रुक जाती। अब उसने अलमारी में नजरें ना था। अब उसने रोते हुए अलमारी में देखा, जहाँ कुछ बोतलें पड़ी थी। रो दी थी। वो तय खाने में चक्कर लगाते हथेलियों मसूदे को गलाश में जाने की कोशिश करती, मगर सर्दी थी बढ़ती जा रही थी। पूरे बदन की में लाल पड़ रही थी। अगर उसे गर्म कपड़ा न मिलता, यकीनन उसकी सांसें रुक जाती। अब उसने ठंडे वजूद के साथ अपनी चकराते सर को संभाला। अब उसने कांपते हुए एक हाथ का सहारा लेते अलमारी की तरफ नजरें दौड़ाई, जहाँ उसकी जिंदगी बचाने का रास्ता था। वो बोतलें कोई बच्चा भी देखकर पहचान लेता। कौन सी बोतलें थी? तो भी अमेरिका में पली हुई थी। अब उसने जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ते एक बोतल निकालकर मुंह से लगाई। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर खानज़ादा। अमेरिका में रहकर कभी इस गलीज हराम मशरूब को नहीं लगा, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मुझे इस हराम मशरूब को हालत में उतारना पड़ा। उसने रोते हुए बोतल मुंह को लगाई थी। वो खाली बोतल जमीन पर रखकर दो जानों बैठती चली गई। कब वो होशो खिर से बेगाना हुई उसे पता ही नहीं चला। रात की गाड़ी हिचकोले भरते हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। कब से इस बर्फीली रात में सवाद की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। नजरों के सामने अब्रिश की पोस्टर्स आते हवेली नहीं गया था किस मुंह से जाता, सबको क्या जवाब देता। सबको खबर मिल गई होगी, वो जानता था। सबको क्या वजाहत देता, सबके सामने कैसे जाता। जरा लग भिजे सुर्ख आंखों के साथ सवाद की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। मीडिया ने अब्रिश की तस्वीरें ब्लर करके दिखाई थी।
सोशल मीडिया पर उसने अपने एक दोस्त जो साइबर क्राइम में था उसकी तरफ से तमाम पिक्स डेल करवा दी थी। इसके खिलाफ मीडिया में मुख्तलिफ न्यूज़ चल रही थी। ज़रा ने गाड़ी रोकते गहरे सांस ली। उसे लग रहा था उसकी सांसें जैसे रुक जाएंगी या उसका वजूद आतिशगेर मादी की तरह हट जाएगा। फरहान गाड़ी से निकलता बाहर आया। बारिश शिद्दत से बरस रही थी। गाड़ी से टेक लगाए आसमान की तरफ देखते हलक के पल चीखा था। फिर वो बाल पकड़ते अपने बाल जकड़ते चीखता चला गया। ठंडी बर्फीली रात में उसकी चीखें पहाड़ों से टकराती उस तक पलट रही थी। बर्फ गिरती इसके स्याह कपड़ों को पल में सफ़ेद कर चुकी थी। वह गाड़ी से टेक लगाए काफ़ी देर तक खड़ा रहा। शदीद सर्दी में रगों में दौड़ता खून मंजमद हो रहा था, मगर बेहिस बना खड़ा रहा। ठंडी बर्फीली हवाओं ने ज़रान का चेहरा मज़ीद सुर्ख कर दिया। एकदम ज़रान की नज़रों के सामने अब्रिश का रोता हुआ चेहरा आया। अपनी धाड़ कानों में पड़ती सुनाई दी थी। अब से तुम इधर ही रहोगी, तुम्हारी यही सज़ा है। तुम अपनी सारी उम्र इस तहखाने में गुजार दो। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। यही है तुम्हारी औकात और यही तुम डिज़र्व करती हो। सिक वुमन। उसकी ज़मीन में समाई लरसते वजूद ने ज़रान की अंग अंग में जैसे बेचैनी भरती थी। ज़रान बुरी तरह लब दांतों तले दबाए रह गया था। ज़रान ने गहरे सांस लेते आसमान की तरफ देखा। बर्फबारी में इजाफा होता जा रहा था। तय खाने का सर्द कमरा याद आया था, जहाँ ऐसी बर्फ जमाती सर्दी थी। ज़रान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की। वो अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करता फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। ज़रान तेजी से सीढ़ियाँ उतरता, तय खाने का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो। अब्रिश ज़रान उसे बेताबी से पुकारते इसकी तरफ बढ़ा। होशो खिर से बगाना ज़मीन पर सुकड़ी सी पड़ी थी। ज़रान उसे अपनी बाहों में उठाए तय खाने से निकलता तेज़ तेज़ कदमों से। सीढ़ियाँ चढ़ता फार्म हाउस में मौजूद अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे नरमी से बेड के वस्त में लटाते उस पर गर्म कंबल दिया। कमरे में लगे इलेक्ट्रॉनिक हीटर की तरफ बढ़ते हीटर ऑन किया। वो दोबारा से अब्रिश की तरफ बढ़ा। उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसके बदन का टेम्परेचर नॉर्मल था। सांसें भी ठीक चल रही थी। ज़रान उसे करीब बैठा लब पिंचे सर निगाहों से देख रहा था। उस वक्त उसे अपने दिल में अब्रिश के लिए कोई जज्बा महसूस नहीं होता। खुद को पत्थर महसूस करता जहाँ कुछ भी असर नहीं होता। ज़रान अब्रिश को देखते तलखी से मुस्कुराया। अपने घने बालों को जकड़े उसने गहरे सांस लिए थे। उसकी पॉकेट में बड़ा जोर शोर से फ़ोन बज उठा था। ज़रा ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते कान से कहा, सर तारा खान की गाड़ी पर फिर से हमला हुआ है। ज़रा ने बुरी तरह अपने जबड़े पीछे थे। उसे प्रोटेक्ट करो, मैं आ रहा हूँ। ज़रा लब नीचे बोला और बिना अब्रिश की तरफ देखते उस तेज़ तेज़ कदमों से निकल आया था। ज़रान थका थका अपने फार्म हाउस दाखिल हुआ। चेहरे में अभी तक सुर्खियाँ घुली हुई थी। आंखों की रंगत सर्द और सुर्ख थी। सारा खान को फिर वक्त उसने सवात में मौजूद अपने दोस्त जो रुहाब मलिक जो डीएसपी था उसके बंगले पर मुंतकिल कर दिया था। उसने सारा खान की प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई थी। अब्दुल हक इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तारा खान के पास अभी भी अब्दुल हक के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत थे। वो औरत थी, उसका कोई नहीं था, इसलिए सितारा खान उसके लिए आसान हदफ था। उसे आसानी से मरवा सकता था या अगवा करवा सकता था। ज़रान को मजबूरन अपने दोस्त रुहाब मलिक की मदद लेना पड़ी थी। ज़रान सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा।
वो ज़रान वो दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में नीले को रोशनी थी। वो बेड पर मौजूद नहीं थी। ज़रान खाली बेड और खाली कमरा देखकर लब भेज गया था। ज़रान अपना कोट उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ज़रान वॉशरूम का अध खुला दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वो सामने शावर के नीचे कपड़ों समेत ज़मीन पर बैठी थी। ज़रान उसे देखते अपने जबड़े भीड़ गया था। ज़रान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था कि उसकी आवाज़ पर ज़रान के कदम रुके थे। ए मिस्टर खानज़ादा, वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं वो पानी के टब में डूब कर खुदकशी कर लूँगी। ज़रान उसकी बात और उसके अंदाज पर हैरान हुआ। क्या हुआ, डर गए? वो खिलखिला कर हंसी थी। मैं मर भी जाऊँ तुम्हें क्या परवाह, तुम तो खुश होगी। अब्रिश पाशां जैसी वुमन से तुम्हारी जान छूट गई। अब्रिश ज़रान की तरफ देखते जख्मी सा मुस्कुराई थी। ज़रान उसे उलझन भरी निगाहों से देखते, वो कुछ अजीब बिहेव करती। वेरी वुमन बुलाते हो ना मुझे? ये लफ्ज़ मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभते हैं। मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर कुर्लाता है। मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर। पर मेरा दिल तुम्हारे लफ्ज़ों पर मातम करता है। ब्रिज भीगी आंखों से हंसी। पहला काम मुझे एक बार में मिला था। 15 साल की थी मैं। वहाँ पर स्कर्ट और ब्लाउज पहन कर जाना था, मगर मैं जीन्स और टॉप पहन कर चली गई। इस बार के मालिक ने भी मुझे बेसिक वुमन बुलाया था। ज़रान जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी बाहर पर दरवाजे में रुक गया। तो उसने उसने बाहर में भी काम किया हुआ सुनकर फ्रीज हुआ था। कदम भारी हुए थे। ए मिस्टर खानज़ादा, परेशान मत हो। नहीं पहनी थी वो स्कर्ट और ब्लाउज। मैंने उसको बोला, मैं स्कर्ट ब्लाउज नहीं पहनूंगी। क्या पता कल मुझे प्यार करने वाला कोई सफा खानज़ादा मिल जाए। उससे पता चले मैंने स्कर्ट और ब्लाउज पहना, उसकी धड़कनें ही कहीं ना रुक जाएं। अबरी ज़रान को स्टिल देखकर कहका लगाकर हंसी। नहीं पहनी थी स्कर्ट। जिस माँ को पर्दे के पीछे नफसियाती होते देखा था, जिस माँ ने अपनी बेटी को उस पर्दे के पीछे नफसियाती किया था, उसकी बेसिक वुमन बेटी कैसे वो स्कर्ट ब्लाउज पहनकर काम कर सकती थी। तभी तो उस बाहर के अंग्रेज मालिक ने थप्पड़ मारते हुए मुझे वो वुमन कहकर उस पार से धक्के देकर निकाल दिया था। अबरी जख्मी सी मुस्कुराई थी। ये सब सुनते ज़रान का पूरा वजूद सलसलों के जर में था। ए मिस्टर खानज़ादा, मुझ पर रहम खाने की ज़रूरत नहीं। ये पहला थप्पड़ थोड़ी था जो मुझे पड़ा था। ये तो थप्पड़ बाहर की दुनिया से पहली मरतबा पड़ा था। ऐसे कई थप्पड़ मैंने 15 साल की उम्र तक अपने बाप पाशा और अपनी माँ सहले से खाए थे। मेरा बाप पाशा मेरी माँ का गुस्सा मुझ पर उतारता, मेरी माँ मेरे बाप का गुस्सा मुझ पर उतारती थी। पाशा और सहले में मुकाबला चलता था। कौन ज़्यादा ज़ोर से अब्रिश का गाल गुलाबी करेगा। अब्रिश बोलते हुए ऊंचा ऊंचा हंस पड़ी थी। मुकाबला चलता था कि नहीं, मगर आईने में अपने गाल देखकर मैं तो यही सोचती रहती, कौन सा गाल ज़्यादा सुर्ख है। सोचती थी अपनी माँ के मरने की दुआ करूँ या फिर अपने बाप के मरने की दुआ। अब्रिश कर्ब से बोलती मुस्कुराई थी। बहुत नफरत है इन थप्पड़ों से। ये गाल पर निशान नहीं छोड़ते, सिर्फ रूह पर भी छोड़ते हैं। थप्पड़ मारने वाला भूल जाता है, थप्पड़ खाने वाला हमेशा याद रखता है। सिख पेरेंट्स अब्रिश गैर मरी नुकते घूरते सद्दुस्पान लहजे में बोलते तलखी से मुस्कुराई थी।
तुम्हें याद है तुम्हारी निगाह से भागी, ये याद नहीं क्यों भागी। आसान था क्या मेरे लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी, आसान था तुम जैसे सफाक इंसान की पनाहों से दूर भागना। करती थी तुमसे, रूह में बसते थे मेरी, कैसे फिर खाती तुमसे थप्पड़, कैसे जख्म सहती तुम्हारे हाथों अपनी रूह पर। गली के बस जलील होना गवारा था, मगर तुमसे नहीं मिस्टर खानज़ादा। अपनी ज़रान को देखते सर लहजे में बोली थी। ज़रान ये सब सुनते जैसे शॉक्ड में था। मैं मेंटली सिक नहीं हूँ, मैं मेंटली सिक नहीं हूँ। तो तुम क्या हो मिस्टर खानज़ादा। अब ऋषभ चीखी थी। औरत को चुप करवाने के लिए तुम मर्दों के पास थप्पड़ ही क्यों होते हैं, कोई और तरीका नहीं चुप करवाने का, आखिर थप्पड़ ही क्यों। अब ऋष बुलबुलाते हुए ज़ियानी चीखी थी। बहुत थप्पड़ खाई जिंदगी में। एक स्याह फाम जोड़े के घर काम किया था, उसके बच्चे की नैनी बनी थी। एक बार उसका बच्चा मुझसे गिर गया था, उस स्याह फाम औरत ने मेरा गाल थप्पड़ों से लाल करी। तुम्हें पता है मिस्टर खानज़ादा, उसका हाथ बहुत भारी था, तुम्हारे हाथ से भी भारी। अब ज़रान की तरफ देखते जख्मी सा मुस्कुराए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारा हाथ ज़्यादा भारी है। अपनी शंगश शहादत की उंगली उठाई ज़रान की तरफ इशारा करते हंसी थी। ज़रान पूरी तरह अपने लब भींच गया था। कैसे करूं तुम पर यकीन, तुम लोग यहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैं अमेरिका में टके टके की नौकरी कर रही थी। ज़िंदगी में जितने मर्दों से पाला पड़ा वो मर्द कहलाने के लायक नहीं थे। पाशा बताओ बाप कहलाने के लायक था, समयल्ला बताओ वो नाना कहलाने के लायक है, और तुम क्या शौहर कहलाने के लायक हो। अपनी झलक के बल पूरी कुव्वत से चीखी थी। कैसे शोहरत जिसे आज तक नहीं पता चला उसकी वुमेन आखिर क्या चाहती है। ₹15 करोड़ की ज्वेलरी खरीद दी, कोई अहमियत नहीं मेरे नज़दीक, एक टके की भी नहीं, मेरे टके की भी नहीं, मेरे कहने पर ख़रीद के दी। खुद से तो कभी कुछ नहीं लाए मेरे लिए, एक गोल्ड की रिंग भी कभी मेरे लिए नहीं लाए। रिंग तो छोड़ो, एक छल्ला छल्ला होता है ना बारीक सा। अब उसने अंगश शहादत की उंगली और अंगूठे को आपस में रिंग के अंदाज में जोड़ते ज़रान को देखते जख्मी सा मुस्कुराई थी। वो भी कभी नहीं लाए। अब्रिश रोते हुए कब से सरनफी में हिलाते हंस पड़ी। तुम तो इतने सफ़ाक हो मिस्टर खानज़ादा, तुम छल्ला तो छोड़ो, मेरे लिए कभी एक गुलाब का फूल भी नहीं लाए। अब्रिश ने गुलाबी आंखों से ज़रान को देखा था। ज़रान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा। कहते हो तुम पर यकीन करूं, कैसे कहते हो तुम पर यकीन करूं, कितना टाइम गुजारा मेरे साथ बताओ मुझे। तुम तो पूरी रात तक मेरे साथ गुजार ना सके। तुमने मुझे एहसास दिलाया मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तुमने मुझे एहसास दिलाया मेरे अंदर कोई ख़ास बात नहीं। अपने पाशा को अपनी खूबसूरती पर ही तो मान था, तुमने वो भी तोड़ दिया। अपनी की आंखों से आंसू निकलते आरस पर बहे थे। जिसका शोहर 4-4 दिन कमरे में ना आए, जो उसे महीनों हाथ ना लगाए, वो लड़की कैसे खुद को खूबसूरत कह सकती है, वो आखिर कैसे खूबसूरत हो सकती है। अपनी भीगी आंखों से जख्मी सा मुस्कुराई थी। तुम्हें सेड्यूस किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हो, तुम्हें फिर भी मुझ में कशिश नज़र नहीं आई। मुझे इस्तेमाल करके तुमने फिर कमरे में आना छोड़ दिया। वह हवेली का कमरा मेरे लिए तारीख कब्र है मिस्टर खानज़ादा, जिसमें तुमने मुझे ज़िंदा दरगोर किया। उसने कर्ब से सिसकी ली। 3 महीनों में 90 दिन होते हैं, इन 90 दिनों में कितने घंटे होते हैं तुम्हें मालूम नहीं होगा, मगर मुझे मालूम है। मैंने गिने हैं, हर पल हर लम्हा मिस्टर खानज़ादा। अमेरिका में रहकर हाई स्कूल तक नहीं गई, हिसाब किताब नहीं आता।
और मुझे तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो, मगर 3 महीनों के लम्हे और पल गिनने में तुम मुझसे हार जाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन लम्हों में 100 बार जिंदा हूँ, 100 बार मरी हूँ। मिस्टर खानज़ादा, क्या चाहती हूँ मैं तुमसे? मैं रूठूँ तुम मुझे मनाओ, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ, तुम सारी रात सो ना सको, मुझे मनाते हुए 100 बार कहो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। बगैर तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं, तुम मेरे लिए पागल हो। मैं तुम्हें छोड़कर गई तुम मर जाओगे। अब जब दीवार से टेक लगाए आंखें मूंदे आहिस्ती से बोल रही थी। जरान लब भींचे सुन रहा था। लेकिन तुम क्यों कहोगे? तुम्हारी तो मर्दाना आना आगे आती है, तुम क्यों कहोगे? अब वो आंखें मूंदे रो रही थी। कहते हो तुम पर यकीन नहीं करती। कैसे यकीन करूं तुम पर, जिस औरत को अपने शौहर की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू ही ना पता हो? कैसे यकीन करेगी? हाँ, गली का आकर कहेगा मुझसे मेरा शौहर बदकार है, मैं यकीन करूंगी, क्योंकि मेरी अहमियत गली के से भी कम है। अब चेहरे हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। सलमान की आंखों की सुर्खी बड़ी थी, वो मुठ्ठियां दबोच गया था। हाँ, मैंने कहा मर्द को आदत होती है मुंह मारने की। अब्रिश ने आंखें खोलते जरान की आंखों में आंखें गाड़ी। मेरा बाप पाशा बहुत बार बाहर की औरत को घर लाया था। मेरी माँ जहले के सामने उसे कमरे में लेकर जाता रहा और गाली निकाल कर कहता था, सिक वुमन, तुम में कोई खास बात नहीं। तुम अपनी कशिश खो चुकी हो। वैसे तुम मर्दों की गालियां भी एक जैसी होती हैं। अब्रिश अब इस्तहज़ाया हंसी थी। नहीं हूं मैं, सुना तुमने? नहीं हूं मैं। नहीं बर्दाश्त कर सकती तुम्हें किसी औरत के साथ, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम फिर किसी औरत के साथ ऐसे मीटिंग करोगे, उसके साथ बंगले में पार्टी मनाओगे, फिर आऊँगी तुम्हारे पीछे, कैद करके रखोगे, खिड़की से भाग जाऊँगी, मगर मेरे होते तुम किसी दूसरी औरत के नहीं हो सकते। याद रखना तुम सफा खानज़ादा, याद रखना तुम ये। अपने गहरे सांस लेते चीखी थी। कहते हो मैंने अपना बच्चा मारने की कोशिश की? अपनी रोकते हुए हिचकी ली। वो बच्चा क्यों मारूंगी जो तुम्हारी निशानी था? क्यों मारूंगी उस बच्चे को जो तुम्हारी गुर्बत की सूरत में मिला? वो जान से बढ़कर था मेरे लिए। पलवशा से शादी रोकने के लिए तुम्हारे सामने जानबूझकर नाटक किया था। वो गोलियां थोड़ी खाने लगी थी मैं, मिस्टर। बुद्धू, अब रोते हुए हंस पड़ी। जान गहरे सांसें से देख रहा था। अपनी मोरे से दूसरी शादी का वादा करके कहते हो तुम पर यकीन करूं? मेरा यकीन तो उसी दिन टूट गया था तुम पर। उस दिन क्यों नहीं कहा अपनी मोरे से, मोरे में मर जाऊंगा, किसी दूसरी औरत को अपनी अब्रिश की जगह नहीं दूंगा। तुम्हारी पलविशा की वजह से मैं जहनी दबाव में रही। तुम चंद घंटे नीचे गुजारते थे, मैं तड़प कर मर जाती थी। कहीं तुम अपनी मोरे के आगे हार ना जाओ, कहीं तुम्हें पलविशा की जवानी ना भा जाए। पलविशा ने जब वो सब मुझसे कहा, बहुत दर्द उठा मेरे पहलू में। जब उसने कहा तुम्हें थप्पड़ मारा जरान ने, मैं इस वक्त मर गई थी। बंद कमरे के थप्पड़ों की गूंज आखिर कमरे से बाहर कैसे गई? अब इतना दिमाग थोड़ी था मेरे पास कि मुझे खबर होती। वो हमारे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हमारी बातें सुनती थी। इतना ही दिमाग होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह मिनिस्टर होती। अभी जरान की तरफ देखते जख्मी सा बोलते हंस पड़ी। जरान ने अपना निचला लब बेदर्दी से दांतों के नीचे कुचला। तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए हवेली से गाड़ी लेकर निकली। यहाँ किसको बताती? आखिर कौन था मेरा? मेरे दर्द का एहसास होता? अभी रोते हुए चीखी। हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतज़ार करे थे मिस्टर खानज़ादा, ताकि तुमसे लिपट कर बता सकूँ। बहुत दर्द हुआ मुझे। तुम्हें बताऊँ, हवेली से हॉस्पिटल तक का सफ़र में कांटे ही कांटे थे। मगर तुमने क्या किया? मेरे साथ मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया।
फिर कहते हो तुमने अपने बच्चे को नहीं मारा। तुम्हारे इल्ज़ामात सुनकर मेरा बच्चा तो कोख में ही मर गया था। फिर उसकी माँ मर गई थी। अपनी चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। जरान की मुठ्ठियाँ भींचते अपने लब दांतों से कुचलता खड़ा उसे देख रहा था। बच्चा खो दिया मैंने, और तुमने क्या किया? 2 दिन बाद आए कमरे में। बच्चा खोने की इतनी तकलीफ नहीं सही थी जितनी तुम्हारी 2 दिन की बेतनाई और मुझसे ला तलकी ने दी। हाँ, यकीन किया उस ज़मीन पर। क्या करती फिर तुम ही बताओ। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी तो ना बचा था मेरे पास। ना तुम, ना एतबार, ना तुम्हारा बच्चा। अपने पेट पर हाथ रखे अब सिसकी थी। ज़ेम की सच्चाई पता चलने पर तुम्हारे पास आ रही थी, बरसती बारिश में बहते दरियाओं से। उन पत्थर जैसे पहाड़ों पर भागते हुए ज़रान ज़रान पुकारती आ रही थी। उस कब्र जैसे कमरे में खुद को कैद करके फिर से वापस आ रही थी। मगर मेरी किस्मत, बेदर्द किस्मत ने ऐसा ना होने दिया। तुम्हारे आने से पहले हवेली आना चाहती थी, मगर बेहसाद आ गया। तुम्हारी इज्जत को आँच नहीं आने दी, अपनी चादर तक अपने वजूद से उतरने नहीं दी। तुम्हें स्क्रीन पर देखा था जब तुम मेरे पोस्टर देखकर रो रहे थे। मर गई थी तुम्हारी अब्रिश तुम्हें ऐसे देखकर। पोस्टर नहीं, मेरे लिए जिल्लत थे। मगर ज़रान, मेरा क्या कसूर इसमें? तो पता भी नहीं था जब मेरी तस्वीरें क्लिक की। अब्रिश ने कर्ब से सवाल दगा। अब्रिश के सवाल पर ज़रान की आंखों की सुर्खी पड़ी थी। जब जब तुम इन पोस्टर्स का जिक्र करते हो कैसा लगता है मुझे? मुझे लगता है किसी ने मेरा दिल अपने हाथों से नोच डाला है। अब्रिश दिल पर हाथ रखे रो रही थी। किस हालत में तुम मुझे बेहसाद की तरफ से लाई? देखी थी ना मेरी हालत भीगी हुई। मेरे कपड़े ख़राब हो चुके, पाँव जख्मों से चूर चूर थे। उससे भी ज़्यादा मेरा दिल मेरी रोज़ जख्मों से चूर थे। सिर्फ एक बार मुझे सीने से लगा देते, सिर्फ एक बार मेरा दर्द बांट लेते। पूछती अब्रिश, इन कुछ घंटों में तुम डरी तो नहीं? तुमने मुझे पुकारा तो नहीं? फिर चाहे मुझे किसी अछूत की तरह मेरे घर मुझे फेंक कर चले जाते, सिर्फ एक बार मुझसे मेरा दर्द बांट लेते, सिर्फ एक बार मुझसे मेरे बच्चे की मौत का गम मना लेते, सिर्फ एक बार। अब्रिश बुरी तरह रो दी थी। 7 महीने पल पल तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हें मैसेज किए, तुम मुझे पहचान चुकी थी, फिर भी मुझ पर रहम नहीं आया। क्यों मिस्टर खानज़ादा, क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें मेरी तकलीफ़, मेरी तड़प नज़र नहीं आती? क्यों सिर्फ तुम्हें अपने खसारे नज़र आते हैं? क्यों जहले को, पाशा को कभी अब्रिश का गम नज़र नहीं आया? क्यों किसी को अब्रिश पाशा की तकलीफ़ नज़र नहीं आती? 7 महीनों में मेरी माँ ने भी मुझे बेहसाद के पास मिलने के ताने मारे हैं। कोई मेरा गुनाह भूलता नहीं। आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं जहाँ बेटियों के पैदा होते उन्हें ज़िंदा दफन कर देते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, अब बेटियों की कब्र नज़र नहीं आती, मगर दरगोर तो अब भी किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज की कब्रें इनविजिबल होती हैं। तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, सब कुछ साइंटिफिक होता है। अब रिश्त तलखी से बोलते हंसी। तुम बताओ कैसे मारोगे मुझे? कैसे मेरे गुनाह की सज़ा दोगे मुझे? थप्पड़ मारोगे मुझे? अब्रिश ने इस्तहज़ाई अंदाज में सवाल किया। ज़रा ने चिंचिलाते हुए अपनी पिछली गर्दन रब की। प्लीज़ थप्पड़ ना मारना, मुझे नफ़रत है थप्पड़ों से। तुम ऐसा करना, मुझे बेल्ट से मारो, अब्रिश ने ज़ख्मी लहजे में कहा। नहीं नहीं, बेल्ट से भी मत मारना। पाशा ने जहले को बेल्ट से भी मारा है। नफ़रत है उस हर चीज़ से जिससे मेरी माँ ने मार खाई। ऐसा करो, जूते से मारना। नहीं, जूते से भी मेरी माँ पिट चुकी है। ऐसा करना, तुम मेरे बाल खींच। नहीं, बाल तो मेरा बाप भी मेरे बहुत बाल खींच चुका है। ऐसा करना, मेरा गला दबा देना। नहीं नहीं, गला भी दबाया मेरे बाप ने मेरी माँ का।
गला भी दबाया जब वो ज़बान चलाती थी। ऐसा करो तुम कोई नया तरीका ढूंढो मुझे मारने का जो मेरे बाप ने इख्तियार ना किया। अब्रिश ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा, अगर तुम सच में एक मर्द हो मिस्टर खानज़ादा, तुम एक ऐसा तरीका ढूंढो जो मेरे अज्जद गंवार जालिम बाप ने इख्तियार ना किया हो। अब्रिश कर्ब से बोलते आंखें मूंद गई थी। ऐसा तरीका ढूंढो जो कभी किसी मर्द ने इख्तियार ना किया हो। अब्रिश रोते हुए सर दाएं बाएं हिलाते बोलती जाती हुई उन्हें ढाल सी लग रही थी। जरान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। रुक जाओ उधर ही मिस्टर खानज़ादा, उधर ही रुक जाओ मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश आंखें खोलते बोली। जरान उधर ही रुक गया था, जरान उधर ही रुक गया था। अब्रिश उसे रुकता देखकर खिलखिलाकर हंसी। ए मिस्टर सिक्स पैक, वैसे तो मेरी कोई बात मानते नहीं, दूर रहने वाली बात फौरन मान लेते हो। अपने लाला से कुछ सीख लो। 2 दिन कमरे से नहीं निकलते। सच में हूट बहुत खुशकिस्मत है। अब्रिश पाशा उस लड़की से भी हसद करती है जो नफरत के तौर पर अपने शौहर की ज़िंदगी में दाखिल हुई। अब्रिश पाशा सच में एक सिख वूमन है। अब्रिश जरान को देखते हंसी। जरान ने उसकी तरफ बढ़ते से अपनी बाहों में भरते गोद में उठाया। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते रोते हुए उसके सीने से सर टिका गई थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे मिस्टर खानज़ादा? उसी तय खाने में बंद करने क्या? अगर चाहते मैं ज़िंदा ना रहूं तो वाइन की बोतलें निकाल देना, वरना वो पी पी कर अपनी जान बचाती रहूंगी और तुम्हारी इस सिक मोमेंट से कभी जान नहीं छूटेगी। अब्रिश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी उसकी आंखों में देखती बोली तो जरान बुरी तरह